राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर। सभी तरह के एग्जिट पोल पर लगी रोक। करीब आए राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी। दिल्ली जाकर आज पीएम मोदी को न्योता देंगे सीएम योगी। राम मंदिर को लेकर पीएम संग होगी अहम बैठक। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक की तैयारी तेज। जगह जगह चेकिंग के साथ दिल्ली में सजावट का काम जारी। विदेश मेहमानों के लिए दिल्ली तैयार। मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण का मामला सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। विकिरण के प्रभाव से जुड़ी याचिका पर होगी जिरा। आदित्य L1 ने बदली अपनी कक्षा। पृथ्वी की कक्षा में 16 दिन बिताएगा आदित्य L1। 110 दिन की यात्रा के बाद लैग्रेंजियन 1 पॉइंट पर पहुंचेगा आदित्य। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सरकारी स्कूलों में त्योहारों को छुट्टियां रद्द करने का फैसला वापस। सितंबर से दिसंबर के बीच पुरानी व्यवस्था लागू। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करते हैं खबरों का, जहां आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। इसमें सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी की बीसी सीट पर है, जहां समाजवादी पार्टी छोड़कर आए दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं एसपी के उम्मीदवार को कांग्रेस, आप और लेफ्ट ने समर्थन दिया है। उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर बीजेपी के दिवंगत नेता चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास मैदान में है। उनके खिलाफ कांग्रेस ने बसंत कुमार को उतारा है। इसके अलावा झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में भी विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव चल रहे हैं। त्रिपुरा की 2 विधानसभा सीटों बुक्सानगर और धनपुर में आज वोट डाले जाने हैं। दोनों जगह बीजेपी और सीपीएम के बीच सीधा मुकाबला है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर विपक्ष बटा हुआ है। टीएमसी ने जीत के लिए ताकत झोंक दी। चुनावी मैदान में सीपीएम कांग्रेस का प्रत्याशी है। बीजेपी ने भी सीट बचाए रखने के लिए जोर लगा दिया है। झारखंड की डुमरी विधानसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। उपचुनाव में जेएमएम ने जीत का दावा किया है। वहीं हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों से जहां पर वोटिंग चल रही है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बागेश्वर उत्तराखंड से, घोसी उत्तर प्रदेश से, वहीं केरल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की भी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। बता दें कि कहीं कहीं पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव के लिए 7 सीटों पर वोटिंग आज सुबह से ही जारी है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। वोटिंग बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह से ही जो हमारे वोटर्स हैं वो वोट डालने के लिए अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों में उपचुनाव हैं। सुबह से ही वोटर्स अपने आधार कार्ड और अपने बाकी के जो दस्तावेज हैं वो लेकर के पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये एक छोटा सा ट्रेलर है। यहाँ पर कई जगहों पर इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। आज सुबह से ही 7 बजे के करीब से ही वोटिंग जारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है आज। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि त्रिपुरा में भी आज वोटिंग है।
6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही मतदान के लिए लोग आ रहे हैं। साथ ही लाइन लगाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि इस उपचुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने मतों का प्रयोग करने वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने अपने वोट डाल रहे हैं, अपने अपनी बारी का इंतजार करके अपने अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव है, उपचुनाव है। 7 सीटों पर वोटिंग सुबह से ही जारी है। आज सुबह से ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा है। आज सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अब साथ ही लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें कि उपचुनाव है आज, जिसमें लोग अपने मतों का प्रयोग कर अपने अपने उम्मीदवार को जिताने की कवायद में जुटे हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग है। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं। बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह 7 बजे के करीब से ही वोटिंग जारी है। लगातार वोटिंग जारी है। साथ ही आप तस्वीरों में जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामात है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासन ने फोर्स के साथ साथ पुलिस बल तैनात किया हुआ है, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही वो लोग बारी बारी से अपने मतों का प्रयोग कर सके और अपनी बारी का इंतजार करें। साथ ही किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, वोट में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी पुलिस फोर्स और अन्य फोर्स तैनात किया गया है। प्रशासन भी इस चुनाव को लेकर सख्त है। साथ ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आज सुबह 7 बजे के करीब से वोटर जो है वो अपने वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। साथ ही लाइन में लग के अपनी अपनी बारी का इंतजार करके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव है। साथ ही इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच जो है वो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। फिलहाल आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही त्रिपुरा में आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। आज 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। सुबह से ही वोटिंग जारी है। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो सके। साथ ही लोग बारी बारी से अपना वोट डाल सके, अपने मताधिकार का प्रयोग ठीक तरीके से कर सके। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। बता दें कि इन अलग अलग जगहों में सीधी टक्कर जो देखने को मिल रही है वो इंडिया और एनडीए के बीच देखने को मिल रही है। इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर है। आपको बता दें कि इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव का ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का ये एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 में किसके पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे या फिर 2024 में जनता का क्या रुख होगा। तो हम बता दें कि आज जो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। साथ ही हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला और मऊ से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कि हम रुख करेंगे अंकित का कि अंकित, फिलहाल आज सुबह से ही चुनाव जारी है बागेश्वर में, तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान स्थलों में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि
10 बजे के बाद जो है मतदाताओं की और अधिक संख्या जो है वो मतदान केंद्रों में देखने को मिलेगी। 1,18,000 से ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और आज जो 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं उनकी किस्मत जो है उसका फैसला होने जा रहा है, उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बागेश्वर की जनता से अपील की है कि वो अपने मत का सदुपयोग करें और विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में योगदान दें और बागेश्वर को में भी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो इस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बसंत कुमार को वहां पर उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को घेर रही है, जनता परेशान है, तो कांग्रेस पूरा ये मान के बैठी है कि जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं इसको लेकर के कहीं ना कहीं बागेश्वर की जनता उनको सबक सिखाने वाली है। तो अवंतिका इस समय अभी मतदान की प्रक्रिया चल रही है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में करीबन 10 बजे के बाद और भी ज्यादा जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकल करके अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद 8 तारीख को मतगणना होंगे और 8 तारीख को देखा जाएगा कि क्या नाम आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही रुक करेंगे सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ, अगर बात करें घोषी उपचुनाव की तो फिलहाल वहां पर किस प्रकार का रुख देखने को मिल रहा है? जी बता दें, घोसी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है यहाँ पर टोटल जो है 4,30,934 मतदाता हैं जो अपने आज मतों का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें घोसी विधानसभा क्षेत्र की तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में 9 प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हैं जिनकी आने वाले समय में भविष्य तय होगा। अगर वही देखा जाए तो घोसी विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ पे जो देखा जाए तो यहाँ पे कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकी हुई थी। जी अंकित, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज मौसम विभाग ने बारिश का भी अलर्ट जारी किया है, तो अभी फिलहाल क्या किसी प्रकार की बाधा बनी हुई है बारिश से रिलेटेड या मौसम से रिलेटेड जिससे लोग जो है वोट ना डालने आ पा रहे हो या उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए अवंतिका, इस समय मौसम साफ है और मतदान केंद्रों में भी अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने जरूर कुछ एक जनपदों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, लेकिन फिलहाल की अगर हम विशेषकर बागेश्वर की बात करते हैं तो बागेश्वर में इस समय मौसम साफ है और जिस उत्तराखंड के भी अन्य जनपदों की बात करें तो वहां पर भी मौसम साफ ही देखने को मिल रहा है। तो उसमें मतदान में कोई दिक्कत नहीं है। और ये जरूर है कि अभी सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ग्रामीण देहातों में लोग अधिकांश सुबह के समय काफी व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे में 10 या 10:30 बजे के बाद जो है मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे और बड़ी संख्या में मतदान करेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि 1,18,000 के करीबन मतदाता हैं और बड़ी संख्या में जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। भारी सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम जो सीमाएं हैं उनको सील किया गया है। इसके अलावा हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है और जो भी मतदाता आ रहे हैं उनसे जरूरी कागजात मांग करके और मतदान करने दिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में मतदाताओं की भीड़ देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों में। जी साथ ही सिद्धार्थ ये जानना चाहेंगे कि इस बार घोषी उपचुनाव में बीएसपी ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो जो बीएसपी के कोर वोटर्स हैं वो फिलहाल किसके साथ जा सकते हैं? भाजपा की तरफ अपना रुख अपनाएंगे या फिर वो सपा का साथ देंगे? जी बिल्कुल बता दें, घोसी विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 2 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी बीएसपी भी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को तो समर्थन दे दिया है, लेकिन जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनका अभी कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस पार्टी जाएंगे। अगर देखा जाए तो कुछ जो होते हैं दलित जो वोटर है बहुजन समाजवादी पार्टी के, कहीं न कहीं कुछ अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं। जी अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सीट है बागेश्वर उपचुनाव जो हो रहे हैं तो उस पर बीजेपी की अच्छी पकड़ रही है, हमेशा से ही 4 बार से ही बीजेपी ही वहां पर उस सीट पर कब्जा रहा है। तो इस बार क्या कुछ इस प्रकार से जानकारी मिल रही हो कि शायद जो अब जनता है वो बीजेपी की तरफ रुख ना करके शायद कांग्रेस की तरफ जाए, या इस प्रकार से कोई रिलेटेड जानकारी? देखिए अवंतिका, भाजपा को इस समय बागेश्वर में जीत मिलती या नहीं ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से भाजपा ने इस चुनाव को लड़ा है, पूरी ताकत के साथ लड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश प्रभारी, तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है और पार्वती दास को जो कि
स्वर्गीय चंदन रामदास जी की धर्मपत्नी है उनको चुनावी मैदान में उतारा है। तो अगर आप उत्तराखंड के चुनावी इतिहास की बात करें तो अधिकांश जो उपचुनाव हुए हैं सत्ता पक्ष को ही जीत मिली है। एक बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के उम्मीदवार को जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो परिस्थितियां मौजूदा समय में हैं, ऐसे में उनको पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है बसंत कुमार वो भारी मतों के साथ जीतेंगे। जबकि भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से विकास कार्य भाजपा के शासनकाल में चल रहे हैं और निर्बाध रूप से बागेश्वर में भी विकास कार्य चले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं पार्वती दास उनको भारी मतों से विजय दिलाए। और चंपावत का उपचुनाव जैसे आपने देखा था अवंतिका कि कितने भारी मतों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां से जीत दर्ज कर रहे थे। तो भाजपा को ये उम्मीद है कि बागेश्वर में इससे भी अधिक मतों से भाजपा जो है वो जीत दर्ज करेगी, क्योंकि भाजपा विकास की के रोड मैप पर जनता के बीच में जारी है। जबकि विपक्ष का ये कहना है कि वो सरकार की विफलताओं को लेकर के, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, बदहाल कानूनी व्यवस्था को लेकर के, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में गए हैं और अब जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। लेकिन आप बागेश्वर का भी अगर आप इतिहास देखेंगे तो उसमें भाजपा को जबरदस्त जीत जो है वो भाजपा के कैंडिडेट को मिली है। तो इस समय भी ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा के ही कहीं ना कहीं पाले में रहेगा, लेकिन अंतिम जो परिणाम है वो 8 तारीख को आएंगे तो उस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। जी साथ ही आप लोगों ने काफी अच्छी जानकारी दी है। साथ ही बिल्कुल 8 सितंबर को ही फैसला होगा कि कौन जो है अपनी सीट पर कब्जा जमाएगा, भाजपा रहेगी या फिर सपा और जो बीजेपी के बीच देखने को मिल रहा है घोसी में सीधी टक्कर, तो उसमें क्या कुछ रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। साथ ही उत्तराखंड की बागेश्वर सीट में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं घोसी उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर है। साथ ही बता दें कि ये जो चुनाव है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि बीजेपी को सीधी टक्कर मिल रही है दोनों ही तरफ से। बता दें कि घोसी में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, फिलहाल कांग्रेस ने भी नहीं उतारा है, पर कांग्रेस ने अपना सपोर्ट सपा को दिया हुआ है। तो फिलहाल उम्मीद है कि जो कांग्रेस के कोर वोटर्स है वो शायद सपा का साथ दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी को राम मंदिर उद्घाटन का न्योता देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर को लेकर पीएम संग सीएम की होगी अहम बैठक। बता दें कि राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी संग सीएम योगी की होगी अहम बैठक। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज। आज शाम 4 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज शाम 6 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। अयोध्या के कमिश्नर डीएम भी आज दिल्ली आएंगे। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर अपडेट देंगे अफसर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता देने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन का पीएम मोदी को न्योता देने के लिए सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे। शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। वहीं 6 बजे मुख्यमंत्री योगी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। साथ ही आज शाम 6 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। आपको बता दें कि सीएम योगी के दिल्ली दौरे से सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर अपडेट देंगे अफसर। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का न्योता पीएम मोदी को देने दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता देने के लिए सीएम योगी आज दिल्ली जाएंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे से
सियासी हलचल भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी। उसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सीएम योगी के साथ अयोध्या के कमिश्नर और डीएम भी दिल्ली जाएंगे। अयोध्या में पीएम के दौरे को लेकर अपडेट देंगे अफसर। आपको बता दें कि सीएम योगी और पीएम मोदी की इस बैठक से सियासी गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता देने के लिए सीएम योगी दिल्ली जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन का न्योता देने के लिए सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे। बता दें कि आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं दिल्ली की, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंडला श्योपुर में यात्रा का शुभारंभ करेंगे गृह मंत्री। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। मंडला श्योपुर से जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबर दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खबर दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे। बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे अमित शाह। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का करेंगे शुभारंभ। खबर दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। मंडला श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। सूरजपुर जिले के पटगांव थाना पुलिस क्षेत्र पेट्रोलिंग पर निकली थी कि मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम वंसीपुर से जरही भटगांव की ओर एक होंडा साइन मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति गांजा को लेकर बिक्री के लिए जा रहे हैं। सूचना पाकर तत्काल टीम गठित कर जरही शीतला मंदिर के पास पहुंचे। मोटरसाइकिल सवार रोहित पनिका एवं रूपन कुमार सिंह गांजा लेकर जाते हुए मिले। उक्त मादक पदार्थ गांजे की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है।
खबर सागर से है, जहां 14 सितंबर को पीएम मोदी बीना के बीपीसीएल पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निवेश का भूमि पूजन करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम के आगमन की तैयारियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से की जाए। वहीं आपको बता दें कि 50,000 करोड़ रुपए की निवेश राशि से बनने वाले पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 2 लाख से अधिक व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। पीएम मोदी बीपीसीएल फैक्ट्री में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे। इसी बीच गाजीपुर से खबर आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी मामले पर कोर्ट में सुनवाई आज। मुख्तार अंसारी मामले पर सुनवाई आज। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। हत्या और हत्या के प्रयास का है यह मामला। दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट में चल रहा है केस। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। हत्या और हत्या के प्रयास का है पूरा मामला। दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट में चल रहा है केस। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज होनी है। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुख्तार अंसारी पर केस। बता दें कि हत्या और हत्या के प्रयास का है ये पूरा मामला। दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट में चल रहा है केस। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में सुनवाई आज। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दर्ज हुआ था केस। बता दें कि आज इसी मामले पर सुनवाई होनी है। दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट में चल रहा है केस। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस चल रहा है, जिस मामले पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि यह मामला 2010 का है, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। बता दें कि हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला है। दोनों मामलों में गैंगस्टर एक्ट में चल रहा है केस, जिस पर आज सुनवाई होनी है। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होगी। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुआ था केस। हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। हत्या और हत्या के प्रयास का यह पूरा मामला है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रजी सिद्दीकी जुड़े हुए हैं। रजी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होनी है। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले पर सुनवाई होनी है। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार पर दर्ज हुआ था केस। हत्या और हत्या के प्रयास का यह पूरा मामला है, जिस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
खबर गोगामुड़ी से है, जहां गोगामुड़ी से शुरू होने वाली भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तैयारियों को लेकर पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यहां मटोरिया भवन में आयोजित बैठक में परिवर्तन यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मटोरिया ने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में गोगामुड़ी में होने वाली जनसभा में भाग लेने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, उसको लेकर आज एक तैयारी बैठक बुलाई गई है। वैसे तो कल एक बहुत ही अहम बैठक रावत सर निवास पर भी हुई, जिसमें तमाम पार्टी के बड़े नेता और तमाम जितने भी कोई कार्यकर्ता है, प्रत्याशी है, जो प्रमुख रूप से इस मीटिंग को कामयाब, रैली को कामयाब कर सकते हैं, उनकी एक बैठक माननीय हरिराम जी ने और माननीय सीआर साहब ने ली। और आज विधानसभा नोहर की और विशेष तौर से जैसे कि पल्लू मंडल मुझे दिया गया है, तो उससे संबंधित, शहर से संबंधित, देहात से संबंधित हम पुनः एक तैयारी बैठक यहाँ पे कर रहे हैं मटोरिया गैरेज में, और अधिकाधिक संख्या में गोगामुड़ी की रैली कामयाब हो और हजारों की संख्या में वहां भीड़ आए, ऐसी तैयारी बैठक यहाँ बुलाई गई है। रामगढ़ प्रखंड परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्रों से जुड़े समस्याओं से संबंधित 6 सूत्रीय मांग पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल सहित 5 किसान संगठनों 10 एसीडी के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें बाढ़ से प्रभावित हुई फसल का नुकसान हुआ, लोगों के घर बर्बाद हो गए, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, धान की फसल भी बर्बाद हो गई, 3-3 बार दोबारा लगानी पड़ी है फसलें, पशुओं के चारे की कमी हो गई है, घरों में पानी आने से सामान खराब हो गया है। पंजाब खेती आधारित आर्थिकता वाला राज्य है, जिसमें बाढ़ के साथ फसलों, पशुओं व घरों का कम से कम 700 करोड़ का नुकसान हुआ। कल्याणकारी राज्य प्रबंध में सरकारों की यह जिम्मेदारी बनती है कि लोगों की मदद के लिए आगे आए। पटियाला की केंद्रीय जेल से पुलिस को सर्च अभियान के दौरान 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पटियाला की केंद्रीय जेल आए दिन चर्चा में रहती है, जिसको लेकर जेल अधिकारियों के द्वारा वहां पर कैदियों की चेकिंग की गई, जिनसे फोन बरामद हुए। ये चारों कैदी अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। चारों कैदियों पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस के द्वारा इस बात की जांच की जा रही है कि चारों कैदियों के पास जेल के अंदर फोन किस तरह से पहुंचा। लॉ एंड ऑर्डर वाला है जी, मैसेज वगैरह में दोनों जी आ रहा है इसका आ गया दोनों का। लॉ एंड ऑर्डर वाला है जी, मैसेज वगैरह में दोनों जी आ रहा है इसका आ गया दोनों का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां सिंचाई विभाग के एक भूजल योजना प्रोजेक्ट के मैनेजर पर छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला एक सहकर्मी से छेड़छाड़ का है। महिला भूजल योजना के तहत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। उन्होंने अपने ही प्रोजेक्ट मैनेजर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने गांधीनगर थाने में इसकी शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि राधा कृष्ण नाम का मैनेजर उन्हें करीब 1.5 साल से परेशान कर रहा है। उन्होंने थाने में बताया कि शारीरिक तौर पर ही परेशान नहीं, बल्कि अश्लील बातें भी करता था। एक गीता रानी है जो इसमें अटल भूजल विभाग में काम करती थी। इसने एक दरखास्त दी है छेड़खानी की,
उस पर FIR दर्ज कर दी गई है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 354 है, 506 34 IPC। किसका आरोप लगा है? एक राधा कृष्ण है लड़का जो प्रोजेक्ट में काम करता था पहले, उसके ऊपर आरोप लगे। कौन से डिपार्टमेंट है? ये अपना भूजल विभाग है। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां गांव सूरज निवास की नहर से में मानसिक रूप से परेशान महिला की डूबने से मौत हो गई। नहर के पास से गुजर रहे राहगीर ने 112 ARV पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने राहगीरों और ग्रामीणों की मदद से शव को नहर से बाहर निकाला। सदर थाना पुलिस ने महिला की पहचान कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि एक औरत की नाश नहर में पड़ी है। मौका पर जाकर उसका देखा, नाश को नहर से बाहर निकाला गया। जो कल शाम तक नाश नामालूम थी, पता किया गया, आस पड़ोस में पता किया, जिसको यहाँ डेड हाउस में रखाया गया। आज सुबह मृतका का लड़का ने अपनी मां की शनाख्त की है। जो मृतका का नाम कौशल्या, वाइफ ऑफ करतार सिंह, इनका लड़का है उमेद सिंह। खबर यमुनानगर से है, जहां आशा वर्करों की हड़ताल 28वें दिन में प्रवेश कर गई। हड़ताल की अध्यक्षता आशा जिला प्रधान निरुबाला, जिला सचिव राजेश कुमारी ने किया। कर्मचारी संघ जिले के सचिव गुलशन भारद्वाज, जिले के सीडू नेता के पास विनोद कुमार त्यागी, सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक यमुनानगर के प्रधान राजवीर पंडोरा, सर्व कर्मचारी संघ जिले के प्रधान राजकुमार कंबोज, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जिला सचिव जोध सिंह, सर्व कर्मचारी संघ से महिपाल सौड़े, रिटायर्ड कर्मचारी संघ से चंद्रपाल मालरा, वन मजदूर विभाग से सह सचिव सतपाल ने आशा वर्करों की मांगों को लेकर अपना समर्थन दिया। आशा वर्करों में पारुल की मौत से सरकार के प्रति काफी रोष है। आशा वर्कर 28 सितंबर को करनाल को कूच करेंगी। हड़ताल में कामिनी गोयल, आरती, सुनीता किरण सहित अन्य आशा वर्कर्स उपस्थित रहे। खबर फरीदाबाद से है, जहां पृथला विधानसभा से विधायक एवं FCI के अध्यक्ष नैनपाल रावत ने 8 करोड़ 90 लाख की लागत से बनने वाली IMC सड़क का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने विकास कार्यों में अपनी भागीदारी शामिल करवाई और विधायक की जय जयकार के नारे लगाए। आपको बता दें कि इस सड़क के बनने से इंडियन ऑयल कंपनी के अलावा अन्य बड़ी कंपनियों को सीधा लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत थी, और जरूरत जो इतने समय बाद पूरी हो रही है, जिसको आज मैं कहता हूँ कि 15 साल से मेरे ये गांव बस्ती वाले लोग जो परेशान थे, 9 करोड़ 40 लाख रुपए से 10 मीटर की सड़क बनाने का निर्णय हमने और सरकार ने इस पे लिया है। और मैं समझता हूँ कि मैं इसमें 1.5 साल लेट हूँ, क्योंकि कई बार इसके जो टेंडर हैं वो रिटेंडर, फिर रिटेंडर, कभी जंगल क्लियरेंस, कभी कोई और चीज़, कभी ट्रायल की साइडों में 1.5 मीटर की जो हमें चौड़ी करनी थी। लेकिन अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से, सरकार की मेहरबानी से 10 मीटर की चौड़ाई सड़क जो 9 करोड़ 40 लाख रुपए से बनेगी, क्योंकि इस पर बहुत हैवी लोड है। मैंने आज से 1-1.5 साल पहले अधिकारीगणों के साथ सारी सड़कों का निरीक्षण किया था। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता दें, लखनऊ से खबर, जहां बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे नामांकन दाखिल। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत।
समारोह के बाद विधानसभा में दाखिल करेंगे नामांकन। निर्वाचन आयोग के ऑफिस में दाखिल करेंगे नामांकन। खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे नामांकन दाखिल। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। समारोह के बाद विधानसभा में दाखिल करेंगे नामांकन। निर्वाचन आयोग के ऑफिस में दाखिल करेंगे नामांकन। खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीजेपी राज्यसभा प्रत्याशी का होगा नामांकन। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे नामांकन दाखिल। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। सीएम योगी की मौजूदगी में दाखिल करेंगे नामांकन। बीजेपी कार्यालय पर होगा दिनेश शर्मा का स्वागत। खबरें भी और भी हैं, उससे पहले यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां बमियाल सेक्टर के ही गांव सिंबल कलिया में खेतों से एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है, जिस पर पाकिस्तानी एयरलाइंस अंकित है। यह गुब्बारा बीएसएफ की जी ब्रांच के जवानों को भारत पाक सीमा के निकट खेतों से मिला है। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से क्षेत्र में छानबीन की जा रही है। फिलहाल गुब्बारे के साथ किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं है। पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना पर डीएसपी ऑपरेशन सुखराज सिंह की ओर से पुलिस एवं कमांड जवानों सहित मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। लंघ जा नहीं लंघ जा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सनातन धर्म चिरकालीन है, जो कल भी था और कल भी रहेगा। उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी नसीहत दी कि इंडिया के नेता भी अपना पक्ष चुन लें और ये बताए कि वो स्टालिन की विचारधारा के साथ है या सच्चाई के साथ। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लाने को लेकर विज ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सरकारी खर्चा बचता है। इसके अतिरिक्त जो सारा साल कोर्ट ऑफ कर्टेन लगता है, उससे सारा साल विकास कार्य रुकते रहते हैं। G20 को लेकर विज ने कहा कि आने वाले अतिथियों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है, उनको बहुत ही अच्छा आतिथ्य दिया जाएगा। विपक्ष द्वारा स्पेशल सत्र बुलाने पर सवाल उठाने पर विज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको तो लगता है कि बुद्धि की दिवाला पिट गया। एक और जहां लॉकडाउन लगा है तो उसमें सत्र कैसे बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि खुद भी एक
संवैधानिक पद पर हैं, मंत्री हैं, उन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा विवादित बयान दिया है। उनको शायद अल्प ज्ञान है, उनको मालूम नहीं कि सनातन वो होता है जो आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। सनातन चिरकालिक होता है। कुरुक्षेत्र से है, जहां लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र के सामने पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आशा वर्कर्स को आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जगनखेड़ा ने पार्टी की तरफ से समर्थन दिया है। और जब वो 129 के साथ न देंगे तो रिपोर्ट कोई नहीं देगा। आज मैं अपनी बहनों के बीच में आया हूं। सभी जिले से आशा वर्कर यहाँ इकट्ठी हुई हैं और बड़ा दुख हुआ इनके हालात देखकर कि पिछले 28 दिन से ये लोग यहाँ धरने पर बैठे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया। आज हमारे धरने का 28वां दिन था प्रदर्शन का, और भाई जगबीर जैसे कि आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने हमारे समर्थन सहयोग की बात भी कही कि वो हमारा सहयोग भी करेंगे और हमारे लिए वो सड़कों पे भी जाना पड़ा तो वो सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है। और हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो हमारे बीच में आए, हमारी बातचीत सुनी, और सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, सरकार आप 28 दिन अब आपके हो चुके हैं, कम से कम आप स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे दीजिए। जैसे कि हम आज हमारे धरने को 28 दिन हो चुके हैं और सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। जैसे कि हमने विधानसभा का घेराव के लिए बोला था, उसके ऊपर भी बहुत सारे सरकार इतनी गंदी और बेशरम है। हमारे जो प्रधान सेक्रेटरी थे उनको एक दिन पहले से ही उठा लिया गया था, और इतनी बेशरम होने के कारण 11 बजे पंचकुला से हमारी वर्करों को उठाया गया। जगाधरी विधानसभा में तेज गति से कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जगाधरी वार्ड संख्या 7 के अंतर्गत हुड्डा सेक्टर 18 पार्ट 2 में 2 करोड़ 70 लाख रुपए से नवनिर्मित सड़कों का लोकार्पण कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पिछले गत वर्षों में हुए विकास कार्यों से आमजनों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है। वहीं उन्होंने एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि निश्चित ही इससे पूरे देश को लाभ होगा। आज उद्घाटन करने के लिए आए और कुछ काम कार्यकर्ता साथियों और उपस्थित सभी पूंजी लीडर भाई, हमारे बहुत सीनियर कार्यकर्ता नरेंद्र राणा जी, धर्मचंद बिंदल जी, बहुत स्पीड का लग यार उधर से आ जाओ सर्वर जी सामने। हाँ जी, जो कंप्लीट हो चुके हैं उन्हें काम। देखिए यहाँ सबसे बड़ी तो जो सड़क थी मेन, वो बहुत उसकी हालत खराब थी, तो अब वो सारी सड़क भी और जो अंदर की गलियाँ भी थी वो सारी लगभग कंप्लीट है। कुछ और कार्य हैं जो उसकी सुंदरता के लिए ज़रूरी हैं, तो वो मैं समझता हूँ जल्दी उनकी शुरुआत करी और आने वाले 2-3 महीने में उनमें से ज़्यादातर जो काम है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे जहाँ सुविधा भी मिलेगी और वहीं सेक्टर की सुंदरता। वो पहले से ही उसका बहुत समर्थक रहा हूँ। मैंने उसके बारे में कुछ लेख भी पढ़े हैं और विशेष करके शांता कुमार जी का एक लेख मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और उन्होंने उसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी थी, यही कि भी देश में एक बार में चुनाव होना चाहिए। पहले देश में एक साथ ही चुनाव होता था। देश की बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।